Hello everyone, I am Vidushi and you are watching the YouTube channel of Blueprint Digital. This is the English lecture series for class 9th and today we'll be resuming the third poem from your Beehive book, which is titled Rain on the Roof. It is written by the famous American poet Coates Kinney. Although before we begin, I would like to request you to do two things. फर्स्ट, आप हमारे चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स रिगार्डिंग अपकमिंग लेक्चर वीडियोस एंड न्यू इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो रेगुलरली हमारे चैनल पे पोस्ट होता है, आपके पास उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस आते रहें एंड यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग इम्पॉर्टेंट. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपनी बुक और नोटबुक अपने साथ लेके बैठें, जिससे कि आप वीडियो देखते देखते लेक्चर को समझते हुए साथ के साथ अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशंस अपने नोट्स में लिखते रहें. ट्रस्ट मी, जो आप अब नोट्स स्क्रिबल करेंगे, आगे जब आप रिवाइज करेंगे उस टाइम पे दे विल प्रूव टू बी रियली हैंडी एंड आपका काफ़ी टाइम भी सेव होगा. ओके, सो बिफोर वी बिगिन विद दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस पोएम लेक्चर, हम ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सेंट्रल थीम को समझा था पोएम की, सेंट्रल आइडिया जिस पे पोएम बेस्ड है, ऑल्सो स्टैंजा 1 एंड इट्स एक्सप्लेनेशंस एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी फर्स्ट स्टैंजा. फाइन, उसमें हमने समझा था कि जो ये पोएम है दिस इज रिगार्डिंग रेन, जो बारिश जो छत पे पड़ती है, रूफ पे पड़ती है. ठीक है, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पोएट जो है, जो हमारे पोएट हैं कोट्स किनी, वो अपने घर में हैं और उनके घर की छत पे जो बारिश पड़ रही है ये उसके रिगार्डिंग है कि कैसे वो बारिश है, उसकी आवाज़ जो है, वो जो सारा माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो क्या क्या मेमोरीज इन्वोक करता है. ठीक है, वो क्या क्या फीलिंग्स इन्वोक करता है पोइट्स के अंदर, कैसा एनवायरनमेंट वो क्रिएट करता है, फिजिकली इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है, मेंटली इन्वायरमेंट कैसे ह्यूमंस के लिए चेंज होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, और कैसे वो पास्ट की लाइफ को रिवाइव कर देता है, पास्ट मेमोरीज को रिवाइव कर देता है. ठीक है, पास्ट में जो अपनी लाइफ जी है, ठीक है, जो बीता समय है उसमें जिस तरह से आप जीते थे, जिस तरह से आप रहते थे, ठीक है, बहुत सारी बिटर स्वीट मेमोरीज जो है वो रिवाइव कर देता है. फाइन, सो ये था सेंट्रल थीम पोएम का. फिर हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि फर्स्ट स्टैंजा में बेसिकली जो पोएट हैं उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है सीन का. ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करके. फर्स्ट 4 लाइन्स में उन्होंने डिस्क्राइब किया है आउटसाइड के एनवायरनमेंट को. ठीक है, और सेकेंड पार्ट में यानी कि जो लास्ट 4 लाइन्स हैं स्टैंजा 1 की, उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है अपने घर के अंदर के इनसाइड के एनवायरनमेंट को. ठीक है, वो अपने घर में है, अपने घर में जो कि एक कॉटेज है उसके बेडरूम में है, और वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कैसी फीलिंग इन्वोक हो रही है, वहाँ पे कैसा माहौल है. ठीक है, और बाहर की सिचुएशन कैसे अलग है, और एक कंट्रास्ट भी उन्होंने ड्रॉ करा है बाहर की और अंदर की सिचुएशन में ड्यू टू द सेम रेन. ठीक है, बारिश वही है, बाहर पड़ रही है, पर कैसे उसकी वजह से अंदर का माहौल जो है बाहर से डिफरेंट है, उन्होंने ये चीज़ भी एक्सप्लेन करी है. ओके, वो बताते हैं कि बाहर जो है जो बादल हैं जो कि मॉइस्चर लेडन है, मॉइस्चर हैवी बादल जो हैं, जो रेन ड्रॉप्स कैरी कर रहे हैं, उन्होंने जो स्टारी स्फेयर्स हैं, रात का स्काई है, नाइट स्काई है, उसको कवर कर लिया है, और स्टार्स जो है वो विजिबल नहीं हैं अर्थ पे. ठीक है, क्योंकि बादल जो है कवर कर चुके हैं स्टार्स को. ठीक है, और बारिश का माहौल बन चुका है और ऐसी डार्कनेस आ गई है बिकॉज कोई भी नेचुरल लाइट नहीं है, स्टार्स मून विजिबल नहीं है, तो कोई नेचुरल लाइट नहीं है, उस वजह से बहुत डार्कनेस आ गई है. इट इज़ पिच डार्क एंड वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है जो एक मेलनकली है. ठीक है, एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है उस डार्कनेस की वजह से. ठीक है, और उन जो मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स हैं, वो जो हेवी क्लाउड्स हैं, उनसे फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है और ऐसा लगता है कि जो आसमान है वो रो रहा है. क्यों? क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं क्लाउड से और अर्थ पे, वो ऐसा लगता है जैसे वो आसमान की बूंदें हों. द रेन ड्रॉप्स लुक लाइक द टीयर ड्रॉप्स ऑफ द स्काई. ओके, वो ये भी कहते हैं कि जो वो मेलनकली इन्वायरमेंट है जो डार्कनेस ने क्रिएट किया है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वाइप ऑफ कर जाता है विद द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ओके, सो this was the summary, the small revision of what we had done and studied in the last part, the first part of this particular lecture.
नाउ लेट्स रिज्यूम दिस एंड बिगिन विद द सेकंड स्टैंजा। तो देखते हैं सेकंड स्टैंजा क्या कहता है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their airheads into woof, and I listen to the patter of the rain upon the roof. So इसमें बारिश पड़ चुकी है, बारिश स्टार्ट हो गई थी लास्ट स्टैंजा में, ठीक है। और पोएट ने हमें बताया था कि वो व्हाइल ही इज़ लाइंग डाउन ऑन हिज बेड, ठीक है, वो बहुत ही हैप्पी है, जबकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो सैड है, मेलनकली है। अंदर वो बहुत ही खुश हैं अपने कॉटेज में, क्योंकि वो लाई डाउन करे हुए हैं अपने बेड पे, ठीक है। एंड ही हैज़ रेस्टेड हिज हेड अगेंस्ट द पिलो, ठीक है, अपना सर उन्होंने पिलो पे रखा हुआ है, वो सोने ही वाले थे, ठीक है, और बारिश शुरू हो गई। एंड ही फील्स ग्रेट ब्लिस, एक बहुत ही हैप्पीनेस, एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है वो, और उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत कोजी फील कर रहे हैं जब वो सुनते हैं लेटे हुए अपने बेड में, अपने बेड चैम्बर रूम में, कॉटेज चैम्बर बेड में, ठीक है, यानी कि चैम्बर मतलब रूम, तो अपने जो चैम्बर में यानी कि बेडरूम में कॉटेज के जब वो लेटे हुए हैं और ऊपर से वो आवाज़ सुनते हैं पैटर की, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था लास्ट स्टैंजा में, पैटर की जब वो आवाज़ सुनते हैं, विच इज़ बेसिकली द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ओवरहेड। ओवरहेड मतलब उनके बेडरूम के जो ऊपर का छत है उस पर जब बारिश पड़ रही है उससे आवाज़ जो आ रही है दैट इज़ पैटर। तो जब उस आवाज़ को सुनते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ही फील्स दैट ही इज़ इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, ठीक है, एंड ही फील्स अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस विच इज़ इन कंप्लीट कंट्रास्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट ही हैज़ डिस्क्राइब फॉर द आउटसाइड ऑफ हिज कॉटेज, जहाँ पे वो बोलते हैं कि बहुत ही डार्कनेस और सैडनेस का सिचुएशन और एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। फाइन, सो वहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, वो बोलते हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन ही सेज एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। टिंकल इज बेसिकली, आई एम श्योर आपने सुना होगा, टिंकल इज एन एडजेक्टिव जो बहुत यूज़ करते हैं बेल के साथ। छोटी बेल जो होती है, ठीक है, घंटी जो होती है, स्पेशली जो कैट की जो बेल होती है, कैट कॉलर में जो बेल होती है, टिंकलिंग ऑफ द बेल्स, राइट, तो उसको टिंकल बोला जाता है। तो द टिंकल साउंड इज बेसिकली एन ऑडियो एनहांसिंग वर्ड, ठीक है, एक ऑडियो एनहांसिंग वर्ड है विच इज़ बेसिकली शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, ठीक है, बहुत छोटे छोटे जो रिंगिंग घंटी की जो बजने की आवाज़ होती है उसे टिंकल कहते हैं, ठीक है, टन टन टन, वो जो आहिस्ता से सॉफ्ट आवाज़ होती है उसे टिंकल कहते हैं। तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, व्हाट आर शिंगल्स? शिंगल्स आर बेसिकली द रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, ठीक है, हमें पता चल चुका है लास्ट स्टैंजा में ही कि जो उनकी रूफ है वो बेसिकली कॉटेज में रहते हैं हमारे पोएट कोट्स के नहीं, और उनकी जो रूफ है वो कॉटेज की रूफ है। और वो कैसी होती है कॉटेज की रूफ, ठीक है, जैसे ये आपका कॉटेज हो गया, इसका जो छत है ये है, राइट, तो ये जो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स क्या होती हैं कि आपकी रूफ हो गई और इसमें जो ये रेक्टेंगुलर टाइल्स, ये जो रेक्टेंगुलर टाइल्स लग रही हैं, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं दीज आर शिंगल्स, दीज रेक्टेंगुलर टाइल्स, द वुडन टाइल्स विच आर यूज्ड ऑन द रूफ आर शिंगल्स। और इन पे जब बारिश पड़ रही है, इन पे जब बारिश पड़ रही है उससे जो साउंड क्रिएट हो रहा है दैट इज टिंकल, ठीक है, जो शिंगल्स पे बारिश पड़ रही है उसका साउंड जो क्रिएट हो रहा है वो टिंकल है। तो पहले उन्होंने बोला था कि पैटर की आवाज़ आ रही है, पट की आवाज़ आ रही है, ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि जो टिंकल की आवाज़ आ रही है जब वो शिंगल्स पे पड़ती है, जो वुडन ब्लॉक्स पे पड़ती है बारिश, तो वो टिंकल की आवाज़ देती है, ठीक है, और जो हर टिंकल की आवाज़ आती है शिंगल्स पे, इट हैज़ एन एको इन हिज हार्ट, ठीक है, वो बेसिकली एक एको क्रिएट करती है उनके हार्ट में, कि बारिश तो पड़ रही छत पे है बट उससे उनके हार्ट में एक रिपीटेड साउंड क्रिएट होता है, एको, एक गूंज क्रिएट होती है उनके हार्ट में। बिकॉज व्हाट इज एन एको? एको इज एन रिपीटेड साउंड, फाइन। तो कि मतलब बाय लिसनिंग टू दिस टिंकलिंग of raindrops on the shingles, there is a repeated sound, there is an echo which is invoked, which emerges, which is created in the heart of the poet, ठीक है, जैसे वो सुनते हैं उस आवाज़ को अपने शिंगल्स पे गिरते हुए, अपने छत पे गिरते हुए, उससे ही उनके जो हृदय है, उनके जो दिल है, उनका जो हार्ट है, उसमें एक रिपीटेड साउंड क्रिएट होता है विच हैज़ 1,000 ड्रीमिंग फैंसीज, ठीक है। तो वो एको तो क्रिएट करता है हार्ट में, और वो क्या क्रिएट करता है, 1,000 हज़ारों
ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज आर बेसिकली क्रिएटिव इमेजिनेशंस, ठीक है, कहते हैं ना फैंसीफुल ड्रीम्स, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी सी, प्लीजिंग सी, ठीक है, मेस्मराइजिंग जो ड्रीम्स होती हैं, बहुत ही फैंसीफुल ड्रीम्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए उन्होंने बोला है कि 1000 ड्रीमी फैंसीज की जब जो वो टिंकल्स होते हैं उनसे एक एको क्रिएट होती है और उससे मुझे जो है बहुत सी ड्रीम्स आती हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रीम्स आती हैं, बहुत ही प्लेजेंट, मेस्मराइजिंग, वंडरफुल ड्रीम्स आती हैं, ठीक है। और बेसिकली वो बोलते हैं कि वो जो टिंकल है वो फ्यूचर के जो थॉट्स हैं, जो फ्यूचर के ब्यूटीफुल थॉट्स हैं कि आप सोचते हैं ना मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, तो बहुत ही वंडरफुल वंडरफुल चीज़ें आप सोचने लगते हैं, एक वैसा वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जो उन चीज़ों को एनकरेज करता है, उस सोच को, उन थॉट्स को एनकरेज करता है, उन फैंसीफुल ड्रीम्स को एनकरेज करता है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी बीइंग से वो क्या बोल रहे हैं, बिजी बीइंग से वो रेफर कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग को जो कि वो खुद के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों बिजी क्यों बोला है उन्होंने, बिजी बीइंग क्यों यूज किया है, बिकॉज ह्यूमंस आर बिजी, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, जब भी आप जगे हुए होते हो देयर इज सम और दी अदर थॉट जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, आपका दिमाग कभी खाली नहीं होता है। एंड इवन इफ यू आर ड्रीमिंग, ठीक, तो आप इवन इफ यू आर स्लीपिंग तो आप ड्रीम करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम भी आपका जो माइंड है वो वर्क कर रहा होता है, बिकॉज आप वो ड्रीम्स जो हैं वो सोच रहे होते हैं, यू आर इमेजिनिंग दोज ड्रीम्स एंड यू आर सीइंग दोज ड्रीम्स व्हाइल यू आर अस्लीप, राइट। तो ह्यूमन का जो माइंड है हमेशा बिजी रहता है, तो कहते हैं उस बिजी माइंड में, ठीक है, फिजिकली भी आप कुछ कर रहे होते हो, ठीक है, तो उस फिजिकल और मेंटल बिजी कैरेक्टर के अंदर जो कि ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर भी ऐसी जो थॉट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, वो अच्छी अच्छी वंडरफुल चीज़ें सोचने लगता है जब वो बारिश की बूंदों को सुनता है, ठीक। एंड 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मतलब मेमोरीज ऑफ द पास्ट, मतलब जो पुरानी बातें हैं, ठीक है, रिकलेक्शन मतलब याद करना, जो पुरानी यादें हैं वो उनको भी याद आती हैं। तो वो ये बोलते हैं कि वो एको तो क्रिएट करता ही है, जो बारिश का साउंड है जो छत पे पड़ रही है, ठीक, उससे वो फ्यूचर के बारे में भी अच्छा अच्छा सोचने लगते हैं, वंडरफुल चीज़ें वो सोचते हैं, और उनको पास्ट की जो बातें हैं, मेमोरीज ऑफ द पास्ट हैं वो भी याद आने लगती हैं, एंड इट रिवाइव्स द ओल्ड मेमोरीज, ठीक है, पुरानी यादें जो हैं वो रिवाइव हो जाती हैं बारिश की वजह से। वीव द एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, तो मतलब वीव द एयर थ्रेड्स मतलब हवा में जो धागे हैं वो बुन रही हैं रिकलेक्शंस, ठीक है, यानी कि जो यादें हैं, जो पुरानी मेमोरीज हैं, जो ओल्ड मेमोरीज हैं वो बुन रही हैं अपने पुराने टाइम को, पुरानी मेमोरीज को, ठीक है, जो कि एयर थ्रेड्स हैं इनटू वूफ, एक फैब्रिक में, ठीक है, एक फैब्रिक जैसे बुना जाता है थ्रेड से, ठीक है, ऐसे ही जो थ्रेड्स हैं बेसिकली जो ओल्ड मेमोरीज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ओल्ड मेमोरीज हैं, दोज आर लाइक थ्रेड्स, ठीक है, जिनको एयर वीविंग हो रही है, ठीक है, जिनको हवा में बुना जा रहा है, ठीक है, हवा में बुना जा रहा है, जैसे बोलते हैं ना सपने बुनते हैं, ठीक है, उसी तरीके से बुना जा रहा है रिकलेक्शंस के थ्रू। फाइन, इज बेसिकली वेट थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम। लूम क्या होता है, लूम एक डिवाइस होता है जिसपे जो धागा जो है वो लगा के और कपड़े बुने जाते हैं, फैब्रिक बुना जाता है, राइट। तो वेट थ्रेड वोवन अक्रॉस, तो लूम के अक्रॉस जो थ्रेड वोवन होते हैं उनको वूफ बोलते हैं, राइट। कैसे होता है वो, जैसे कि ऐसे आपके थ्रेड्स आए होते हैं, ठीक है, और दूसरा थ्रेड जो है वो फिर ऐसे क्रिस क्रॉस वे में अक्रॉस द थ्रेड्स जो कि लेड आउट हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ऐसे जाता है, ठीक है, तो इसको जो है प्रोसेस को वीविंग बोलते हैं, राइट, वीविंग बोलते हैं इसको, जो ये बुनना होता है कपड़े का, जैसे कि जिस प्रोसेस से आपका फैब्रिक, आपके कपड़े बनते हैं, ठीक है, जो बेसिक मटेरियल है वो बनता है, ठीक है, और ये जो थ्रेड्स हैं जिनको बुनाई में लगाया हुआ है, जिनको वीविंग में लगाया हुआ है, इन थ्रेड्स को वूफ बोलते हैं, इन थ्रेड्स को ही वेफ्ट थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो वो पुराने ड्रीम्स जो आती हैं मुझे, फैंसीफुल ड्रीम्स जो आती हैं उनके साथ ही पुरानी यादें भी आती हैं जो बुनने लगती हैं, ठीक है, एयर हेड्स इनटू वूफ, जो कहते हैं ना हवा में यादें बुनना, ठीक है, वो तो वो बुनती हैं, ठीक है, एक कपड़े में, वो भी एक तरह से कपड़े में बुनने लगती हैं, राइट, कि वो पुरानी यादें जो है वो बुन रही हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि सपने बुनते हैं,
राइट आपने ये फ्रेज काफ़ी सुना होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो यादें हैं वो एज अ थ्रेड की तरह कलेक्ट होके और एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, वूव्स की तरह, जो वेफ्ट थ्रेड्स होते हैं उनकी तरह वो बुनने लगती हैं, क्रिस क्रॉस होके बुनने लगती हैं और एक पूरा फैब्रिक क्रिएट करती हैं, एक पूरा सीन क्रिएट करती हैं, जो कि उनकी ओल्ड मेमोरीज का है, जो कि उनके पास्ट में जो ब्यूटीफुल मेमोरीज थी उनका है. As I listen to the patter of the rain upon the roof. Listen to the patter. Patter again is the sound of the raindrops. ये हमने लास्ट स्टैंजा में भी पढ़ा था, जो कि इसका पार्ट 1 था, ठीक है, पोएम का. सो पैटर इज द साउंड ऑफ द रेनड्रॉप्स, राइट. तो कहते हैं कि अब वापस से जिस लाइन से उन्होंने स्टार्ट किया था कि जब बारिश की बूंदों की आवाज़ आती है शिंगल्स पे गिरने की, ठीक है, उसी तरह से वो इस स्टैंजा को ख़त्म भी कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड फॉर द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स. तो बोलते हैं कि जो पैटर होती है रूफ पे, जो पैटर साउंड क्रिएट होता है रेन ड्रॉप्स का जब वो पड़ती हैं रूफ पे मेरे कॉटेज की, ठीक है, उनको सुनते हुए, ठीक है, ये सब होता है जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब करा कि मेरा हार्ट में जो है रिपीटेड साउंड एक क्रिएट होता है. एक रिपीटेड साउंड जो है वो स्टार्ट होने लगता है, एक रिपीटेड बीट होती है और उसकी वजह से मैं बिजी बीइंग जो हूँ, जो मैं हमेशा यूजुअली बिजी रहता हूँ फिजिकली मेंटली, ठीक है, हमारा माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है और हम फिजिकली भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में भी मैं बहुत सोचने लगता हूँ और बारिश की वजह से मैं सोचता हूँ क्रिएटिव इमेजिनेशंस को, मैं ड्रीम करता हूँ फैंसी चीज़ों को, ठीक है, और उसी प्रोसेस में ही बहुत सारी पुरानी यादें भी जो हैं वो आती हैं और वो बुनने लगती हैं अपने आप को, ठीक है, हवा में बुनने लगती हैं यादें वो और एक फैब्रिक क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है पुरानी सारी बातों का जो मुझे याद आती हैं जब मैं पैटर सुनता हूँ, जब मैं टिंकल सुनता हूँ बारिश की बूंदों की जो मेरी छत पे पड़ रही हैं, जो मेरे शिंगल्स पे, मेरे रूफ के शिंगल्स पे पड़ रही हैं. फाइन, सो दिस वॉज योर सेकेंड स्टैंजा. अब हम इसकी राइम स्कीम देखते हैं. So for the rhyme scheme, we'll first mark down all the end words of each of the line in this stanza. तो हमारे end words क्या हैं? Shingles, heart, fancies, start, recollections, woof, patter, roof. Okay? So shingles, इसको हम assign कर देते हैं the very first alphabet for the rhyme scheme which is A. Then we have heart and heart does not rhyme with shingles, so इसको हम next alphabet assign करेंगे which is B. Then we have fancies, fancies A rhyme scheme के साथ भी rhyme नहीं करता है, ना ही B के साथ, shingles के साथ भी नहीं और heart के साथ भी नहीं, तो हम fancies को next rhyme scheme में assign करेंगे which is the alphabet C. Then we have start, start rhymes with heart एंड हार्ट का राइम स्कीम है बी, सो स्टार्ट का राइम स्कीम हो गया बी. देन वी हैव रिकलेक्शंस एंड रिकलेक्शंस किसी के साथ भी नहीं राइम करता है, ए बी सी किसी के साथ भी राइम नहीं करता है, तो उसको हम नेक्स्ट राइम स्कीम असाइन करेंगे, दैट इज हम इसको नेक्स्ट अल्फाबेट असाइन करेंगे विच इज डी. देन वी हैव वूफ, वूफ किसी के साथ भी जो प्रीवियसली राइम स्कीम आई है उनके साथ राइम नहीं करता है, तो हम इसको नेक्स्ट अल्फाबेट असाइन करेंगे एंड नेक्स्ट टू डी इज ई, तो वूफ का राइम स्कीम हो गया ई. देन वी हैव पैटर, ठीक है, एंड पैटर भी किसी के साथ प्रीवियसली जो आई है राइम स्कीम राइम नहीं करता है, तो इसको भी हम फर्दर नेक्स्ट अल्फाबेट असाइन करेंगे विच इज एफ. एंड देन वी हैव रूफ विच राइम्स विद वूफ और जिसका राइम स्कीम है ई, तो रूफ का राइम स्कीम भी हो गया ई. फाइन, सो हमारे सेकेंड स्टैंजा का राइम स्कीम हो गया A B C D D E F E, which is A B C B D E F E. ये हमारा राइम स्कीम हो गया सेकेंड स्टैंजा का. आप नोटिस करेंगे एंड आई एम श्योर आपने इसका जो प्रीवियस पार्ट है इस लेक्चर वीडियो का वो देखा होगा, तो फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम भी यही था. सो द पोएट कोट स्किनी हैज यूज्ड द सेम राइम स्कीम अक्रॉस द पोएम. Now the next poetic device which has been used here is alliteration. And I'm sure you all are aware of this particular poetic device which is alliteration. ये बहुत common poetic device है जो poet काफ़ी use करते हैं अपनी poetry को enhance करने के लिए, ठीक है, उसकी quality को, उसकी rhyming को बढ़ाने के लिए. तो ये क्या होता है बेसिकली, जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो आसपास आ रहे होते हैं उनकी बिगनिंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होती है. तो यहाँ पे आपके alliteration के 3 इंस्टेंसेस हैं. कहाँ पे आता है? द फर्स्ट इज
बिजी बीइंग, जो आपकी 4th लाइन में है, ठीक है, बिजी बीइंग, बी बी, तो इसमें बी साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है. देन वी हैव दे, तो फर्स्ट में बी साउंड रिपीट हो रहा है. देन द सेकेंड इंस्टेंस इज इन द 6th लाइन, ठीक है, विच इज देयर थ्रेड्स, ठीक है. देयर थ्रेड्स में टीएच साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, राइट. मतलब ये हमने समझा था कि वीव देयर एयर थ्रेड्स, कि वो जो अपने धागे होते हैं, जो हवा में धागे होते हैं, उनको वूफ में वीव करते हैं, राइट. एंड देन वी हैव द थर्ड इंस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन इन द लास्ट लाइन, विच इज रेन रूफ, रेन ऑन द रूफ. तो इसमें आर साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है. फाइन. द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस which has been used here is onomatopoeia, right. Onomatopoeia is basically the use of words that are pronounced in the same way as the sound they describe. मतलब हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, वो उसी साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं जो उनका मतलब है. जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में समझा था कि बज, बी जो है बजिंग साउंड होती है, उनका साउंड भी बजिंग ही होता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी बजिंग है. फाइन. तो यहाँ पे कौन से ऑडियो एनहेंसिंग वर्ड्स हैं, कौन से ऑडियो हाईलाइटिंग वर्ड्स हैं जो हमने यूज करे हैं, जो हमें साउंड के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं. दोज आर टिंकल एंड पैटर, राइट. फर्स्ट लाइन में टिंकल, वो भी रेन का साउंड है. देन वी हैव पैटर विच इज इन द लास्ट लाइन. सो टिंकल एंड पैटर आर द 2 instances of onomatopoeia which has been used in this stanza. The last poetic device used here is personification. I'm sure personification को भी हम सभी familiar हैं. Personification is जब किसी नॉन लिविंग चीज को एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको एट्रीब्यूट किए जाते हैं लिविंग थिंग जैसे कैरेक्टर्स, उनका बिहेवियर जो है एक लिविंग थिंग जैसा ही डिस्क्राइब किया जाता है. तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो रिकलेक्शन है उनको पर्सोनिफाई किया गया है. वाई? बिकॉज हम बोल रहे हैं कि रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स, कि रिकलेक्शन जो है वो वीविंग करती हैं, राइट. बट वीविंग इज बेसिकली डन बाय ए ह्यूमन, राइट. ये एक ह्यूमन थिंग है. वीविंग इज अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय समथिंग, जो कि रिकलेक्शन है. बट ऐसा बोला है कोर्ट्स के ने कि रिकलेक्शन जो है वो वीव करती हैं, एंड हेंस रिकलेक्शन इज पर्सोनिफाइड एज दे वीव ड्रीम्स. फाइन. सो दिस वाज द सेकंड स्टैंजा. आई विल स्टेप असाइड. आपको बोर्ड से कुछ नोट करना है तो आप बोर्ड से नोट कर लीजिए. आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके. लेट्स नाउ डिस्कस क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द सेकंड स्टैंजा. So just like the previous stanza, the major question would be regarding the important phrases which have been used in this stanza. Okay? So आपसे पूछा जा सकता है कि जो phrases, कुछ important phrases हैं उनके regarding, कि वो उन phrases को आप explain करो. So the question can be explain the following phrases. So the first phrase, the first important phrase from this particular stanza is 1,000 dreamy fancies into busy being start. आप इससे क्या समझते हैं? आंसर. This phrase emphasizes that the sound of raindrops falling on the rooftop of the poet's cottage encourages many thoughts in his mind. Right? Sound of raindrops falling on the rooftop of the poet's cottage. ये हमने पढ़ा था ना फर्स्ट स्टैंजा में. ये चीज़ें में क्लियर हो चुकी थी कि क्या विजुअल डिस्क्रिप्शन है, सीन का डिस्क्रिप्शन क्या है. Encourages many thoughts in his mind. ठीक है. It makes the poet, quote Skinny, forget about his busy life and see new dreams that are fancy and creative imaginations. Right? Next phrase which can be asked is 1,000 recollections weave their air threads into woof. इस phrase से आप क्या समझते हैं? This phrase implies that the rain revives memories of the past that come back to the poet as dreams in his mind. It gives a deeper and clear understanding of what's going on in the poet's mind when he experiences rain. Right? ये एक हमें और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग और डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है
कि पोएट के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, और जो रेन ड्रॉप्स हैं जो उनकी रूफ टॉप पे फॉल कर रही हैं वो किस तरह की फीलिंग एनकरेज कर रही हैं उनके अंदर, उनके माइंड में, ठीक है, किस तरह के थॉट्स जो है वो एनकरेज कर रही हैं, और वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं while he experiences rain. ओके, सो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए. आई स्टेप असाइड. आप पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. फाइन. Let's now discuss the third stanza, which also happens to be the last stanza that has been mentioned in your book Beehive. So let's read. What does it say? Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers. Oh, she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. So जैसे कि लास्ट टेंजा में हमने पढ़ा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो कैसे डिफरेंट मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज को रिवाइव करती हैं, एनकरेज करती हैं पोएट के माइंड में. एंड दोज ओल्ड मेमोरीज, जो पुरानी बातें हैं, जो पास्ट की बातें हैं, वो पोएट को रिवाइव हो जाती हैं पोएट के माइंड में, एंड दे कम टू हिम एज थॉट्स, एज ड्रीम्स. ठीक है, पोएट जो है पुरानी बातों को याद करने लगते हैं. और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सी वो प्रोमिनेंट, कौन सी वो मेजर मेमोरी है जो पोएट को याद आती है. एंड वी गेट टू नो दैट वो जो मेमोरी है उनकी मदर की है. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, राइट. तो वो बताते हैं कि अब जो मेरी मेमोरी में आ रही हैं, जो मुझे रिकलेक्शंस हो रहे हैं, थाउजेंड ऑफ रिकलेक्शंस दैट आर एनकरेज्ड इन मी, दैट आर इन्वोक्ड इन मी व्हेन आई हियर द साउंड ऑफ द रेन, उसमें से जो एक मेमोरी है, एक प्रोमिनेंट मेमोरी है, एक इम्पॉर्टेंट मेमोरी है, वो है मेरी मदर की. ठीक है, कि अब मुझे अपने मम्मी की याद आ रही है. नाउ आई एम एबल टू रिकॉल, उनकी रिवाइव हो गई है मेमोरी मेरी मदर की. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन. अगॉन मतलब, अगॉन इज बेसिकली इन ओल्ड इंग्लिश वर्ड. ठीक है, अब इतना यूज नहीं होता है. इट्स इन वेरी आर्काइक वर्ड. ठीक है, जो बहुत पहले यूज होता है, जिसका मतलब होता है अगो या पास्ट में. ठीक है, जैसे ईयर्स एंड ईयर्स अगो बोलते हैं ना, तो इनिशियली ईयर्स एंड ईयर्स अगो की जगह ईयर्स अगॉन यूज होता था कि भाई इतने टाइम पहले. तो जैसे वो बोलते हैं कि एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, जैसे वो पहले आया करती थी. ठीक है, मेरी मम्मा जब वो एक फिजिकल फॉर्म में आती थी, अब वो मेमोरी फॉर्म में आ रही हैं. ठीक है, एक मेमोरी के रूप में मुझे आ रही है मेरे पास, और वो मुझे उनकी याद आ रही है. दिस ऑल्सो टेल्स अस कि जो पोएट की मदर है, शी इज नो लॉन्गर अलाइव, शी इज डिसीज्ड नाउ, एंड दैट इज व्हाई शी इज कमिंग टू द पोएट इन फॉर्म ऑफ अ मेमोरी rather than a physical being, rather than a living human being. To regard the darling dreamers. अब वो बोलते हैं वो क्यों आती हैं, जैसे वो मुझे मम्मी की याद आई, मुझे अपनी मदर की याद आई, जैसे वो, और वो ऐसे आई जैसे वो सालों पहले आया करती थी. और वो क्यों आती थी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. रिगार्ड मतलब कंसिडर, कंसिडर या एक्नॉलेज या टू बी कंसर्न. ठीक है, तो जैसे वो कंसिडर करती थी, इनको एक्नॉलेज करने, उनके लिए कंसर्न शो करने आती थी. किनके लिए? डार्लिंग ड्रीमर्स. डार्लिंग ड्रीमर्स किसको बोला गया है? पोएट को. एंड सिंस ये जो है एक प्लूरल फॉर्म है, ड्रीमर्स बोला गया है, सिर्फ ड्रीमर नहीं है, तो दैट कि इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ पोएट को नहीं रेफर कर रहे हैं, वो बाकी किड्स को भी रेफर कर रहे हैं. सो पोएट एंड अदर किड्स जो ड्रीम करते हैं. ठीक है, और जिनकी जो मदर है वो उनके पास आती है व्हाइल दे आर ड्रीमिंग, राइट. एंड डार्लिंग वर्ड क्यों यूज किया गया है? बिकॉज मदर कंसिडर्स, एवरी मदर कंसिडर हर चाइल्ड इज अ डार्लिंग. ठीक है, एज अ पर्सन हु शी लव्स वेरी मच. सब मदर जो है अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, वो बहुत अफेक्शनेट होती हैं उनके लिए, बहुत केयरिंग होती हैं उनके लिए, वो उनके डार्लिंग होते हैं. एंड दैट इज व्हाट सेड कि टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, कि अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को, यानी कि अपने बच्चों को जो सपने देख रहे हैं, उनको एक्नॉलेज करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए आती हैं. ठीक है, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. Or is basically an old poetic word which is used for before. Before की जगह एक poetic word यूज होता था which was पहले की इंग्लिश में. तो means before. means before.
शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। डॉन पे वो कहते कि वो आती थी अपने डार्लिंग ड्रीमर्स के पास, अपने बच्चों के पास, और उनके पास बैठती थी। उससे पहले कहाँ तक, कब तक बैठती थी? टिल द डॉन। डॉन मीन्स डे ब्रेक। डे ब्रेक, ठीक है, ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है डे ब्रेक। और डे ब्रेक क्यों बोलते हैं इसे? बिकॉज ये वो टाइम होता है विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ डे। ठीक, डे ब्रेक और अर्ली मॉर्निंग। डॉन इज बेसिकली जब सन की जो फर्स्ट रेज हैं, जो सनलाइट की फर्स्ट रेज हैं वो अर्थ पे पड़ती हैं, जहां से दिन, ठीक है, 24 आवर्स में जो दिन वाला पार्ट होता है वो शुरू होना जो है वो टेक्निकली शुरू हो जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम को डॉन बोलते हैं। ठीक, तो क्या बोला गया है कि जो मदर थी, ठीक है, और बाकी मदर्स की तरह जो अपने बच्चों के पास आती हैं जब वो सपने देखने लगते हैं, और सपने वो कब देखने लगते हैं? जब वो सो जाते हैं रात के टाइम में। ठीक, तो ऐसे ही जो ये वाली उनकी जो मदर है वो आती थी उनको एक्नॉलेज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि मैं उनके पास, अपने बच्चों के पास तब तक रहूं जब तक दिन शुरू ना हो जाए, जब तक नेक्स्ट डे शुरू ना हो जाए, टू इंश्योर, जैसे ये इंश्योर करने के लिए कि मेरे बच्चे अच्छे से सोएं, टू इंश्योर दैट दे स्लीप, दे हैव अ साउंड स्लीप, दे स्लीप वेल एंड दे आर एबल टू कंप्लीट देयर ड्रीम्स। वो बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी परेशानी के अपनी नींद पूरी करें, अपनी ड्रीम्स पूरी करें, उनकी ड्रीम में कोई इंटरप्शन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी जो है उनका ध्यान रखने के लिए उनकी मदर इसलिए आती थी पहले, सालों पहले। ठीक है, और अब वो बोल रहे हैं कि इसी तरह अब रेन ड्रॉप्स की आवाज़ को सुन के मेरी मदर की मुझे जो है मेमोरी याद आई है। ठीक है, कि कैसे वो सालों पहले मेरे पास आया करती थी बारिश के टाइम में और रात के टाइम में जब मैं सोने जा रहा होता था, एंड वो कैसे डॉन तक, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग तक मेरे साथ रहती थी, ये देखने के लिए कि मैं नींद से उठ ना जाऊं, मेरी नींद ना खराब हो जाए, मेरे सपने पूरे हों। Oh, I feel her fond look on me. Fond? Fond मतलब affectionate. ठीक है, affectionate, प्यार भरा, affectionate, caring या फिर loving। तो बोलते हैं पोएट, कोट्स की नहीं, कि मैं अभी भी फील, ठीक है, वो पास्ट टेंस में नहीं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ही इज रिलेटिंग प्रेजेंट टू द पास्ट एज he is reminded of his beloved mother by the sound of the raindrops। ठीक है, वो कहते हैं कि आई फील, यानी कि आई स्टिल फील, मैं प्रेजेंट टेंस से बात कर रहा हूँ और मैं भी उनकी प्रेजेंस को फील कर सकता हूँ, एंड आई फील उनका लुक अपने ऊपर। ठीक है, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। लिस्ट इज अगेन एन ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन। ठीक है, लिसन के लिए एक ओल्ड पोएटिक वर्ड है लिस्ट। ठीक है, तो जैसे मैं सुन रहा हूं इस रिफ्रेन को, व्हाट इज रिफ्रेन? टेक्निकली रिफ्रेन मीन्स व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और पोएम इज रिपीटेड। ठीक है, तो रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और पोएम, और यहाँ पे कौन सा पार्ट, कौन सी बात, कौन सा पोर्शन रिपीट हुआ है? यहाँ पे रिपीट हुआ है साउंड ऑफ द रेन। ठीक है, तो हेयर रिफ्रेन से उनका मतलब है, रिफ्रेन से इज इम्प्लाइंग द साउंड ऑफ द रेन विच हैज बीन रिपीटेड again and again in the previous stanzas and across the through the poem। तो बोलते हैं कि जैसे मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूँ, इस रिपीटेड साउंड को सुनता हूँ, एंड दैट रिपीटेड साउंड ऑफ रेन, ठीक है, तो मुझे अपनी मदर की याद आती है, एंड और वो मेरे मेमोरी में आती है, और मुझे आई कैन स्टिल फील हर प्रेजेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी मेमोरी में नहीं, वो एक्चुअली मुझसे मिलने आई हैं, बिकॉज आई कैन स्टिल फील हर लुक, हर अफेक्शनेट केयरिंग लुक ऑन मी, एंड आई कैन स्टिल feel how she used to love me, and I can still feel that love, and I can still feel that she is looking at me the way she used to in the years that have gone by, in the years that have been past, and the way she used to love me before she died। ठीक है, ऐसे ही वो एक मेमोरी बन के मेरे पास आती है, वापस आती है, और मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है उनकी कि मुझे लगता है कि वो अभी भी मुझे देख रही हैं। ठीक है, उतनी ही केयरिंग और अफेक्शनेट नज़रों से, और उतना ऐसे ही मेरा ध्यान रख रही हैं जैसे पहले वो रखती थी, एंड आई बिलीव दैट शी इज गोना स्टे विद मी जस्ट लाइक बिफोर टिल द डॉन। ठीक है, टिल द डे ब्रेक। और ये सब मुझे कब याद आती है? जब मैं सुनता हूँ इस रिफ्रेन को, इस रिपीटेड साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स को, ठीक है, विच इज प्लेड
अपॉन द शिंगल्स। शिंगल्स हमने समझा था क्या होता है। शिंगल्स आर बेसिकली द रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स दैट आर यूज्ड ऑन द रूफ। जो लकड़ी की जो टाइल्स होती हैं जो रूफ पे यूज होती हैं, ठीक है, उनको शिंगल्स बोलते हैं। तो जो ये साउंड बार बार यूज हो रहा है, जो साउंड ये बार बार क्रिएट हो रहा है जब रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं मेरी शिंगल्स पे, मेरे रूफ टॉप की वुडन टाइल्स पे, ठीक है, एंड वो जो पैटर साउंड क्रिएट होता है, पैटर इज अगेन हमने पढ़ा था, इट इज द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। तो वो जो पैटर साउंड क्रिएट होता है और वो जो रिपीटेड साउंड है जब वो शिंगल्स पे पड़ती है बारिश, उससे मुझे रिकलेक्शंस होते हैं, मुझे पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, और उसमें सबसे फॉन्ड मेमोरी मेरी मदर की है जो मुझे आती है। एंड आई गो बैक इन टाइम एंड आई स्टार्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर द गुड मोमेंट दैट आई यूज टू हैव विद हर एंड हाउ शी यूज टू बी अफेक्शनेट विद मी। एंड अभी भी मुझे वही अफेक्शन फील होता है एंड आई कैन स्टिल फील हर लविंग एंड केयरिंग प्रेजेंस अराउंड मी, एंड उनका प्यार भरा लुक भी मुझे फील होता है। Okay, so this was the third stanza which also happens to be the last stanza। दो हमने पहले डिस्कस किया है, हमने लास्ट पार्ट जो था इस लेक्चर का उसमें हमने डिस्कस किया था कि ओरिजिनली इस पोएम में 6 स्टैंजाज हैं, बट आपकी बुक में सिर्फ 3 ही मेंशन है। सो गोइंग बाय दैट दिस हैपेंस टू बी योर लास्ट स्टैंजा। ओके, नाउ लेट्स फिगर आउट द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पोएट ने सेम राइम स्कीम, कोर्ट्सकिली ने सेम राइम स्कीम फॉलो करी है अक्रॉस द पोएम। सो टू डिटरमाइन दैट, लेट्स फर्स्ट मार्क ऑल द एंड वर्ड्स ऑफ ईच ऑफ द लाइन। सो व्हाट डू वी हैव? मदर, अगॉन, ड्रीमर्स, dawn, me, refrain, shingles and rain। Fine। So first word is mother, हम इसको असाइन कर देंगे फर्स्ट अल्फाबेट A। तो A इसका राइम स्कीम हो गया। देन वी हैव अगॉन, अगॉन राइम नहीं करता है मदर के साथ, तो उसको हम नेक्स्ट अल्फाबेट असाइन करेंगे एंड इसका राइम स्कीम हो गया B। देन वी हैव ड्रीमर्स, ये भी ना मदर से राइम करता है ना अगॉन से, तो A B के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट है C हम इसको असाइन कर देंगे। देन वी हैव dawn, dawn राइम्स विद अगॉन और अगॉन का राइम स्कीम है B, तो हम dawn को फोर्थ लाइन को भी B राइम स्कीम असाइन करेंगे। देन वी हैव मी, एंड मी जो है किसी भी प्रीवियसली कमिंग राइम स्कीम से राइम नहीं करता है, तो हम इसको नेक्स्ट अल्फाबेट असाइन करेंगे विच इज D। फाइन। देन वी हैव रिफ्रेन, रिफ्रेन किसी भी पहले जो आया है राइम स्कीम उससे राइम नहीं करता है, तो हम इसको अनदर अल्फाबेट असाइन करेंगे विच इज द नेक्स्ट अल्फाबेट E। देन वी हैव शिंगल्स, ये भी किसी भी प्रीवियसली ऑकरिंग राइम स्कीम से नहीं राइम करता है, तो इसका राइम स्कीम अलग है, तो हम इसको नेक्स्ट अल्फाबेट असाइन करेंगे विच इज F। देन वी हैव रेन विच राइम्स विद रिफ्रेन दैट हैज द राइम स्कीम ऑफ E। तो आपका लास्ट लाइन का रिफ्रेन का राइम स्कीम भी हो गया E। तो आपके इस स्टैंजा का भी राइम स्कीम हो गया A B C B D E F E। ओके, सो ये आपका लास्ट स्टैंजा का राइम स्कीम हो गया, एंड एज यू वुड हैव नोटिस्ड यही राइम स्कीम जो है आपके प्रीवियस 2 स्टैंजाज में भी था। नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस विच हैज बीन यूज्ड हियर इज एलिट्रेशन। ठीक है, 2 बार आपका एलिट्रेशन इसमें यूज हुआ है। देयर आर 2 इंस्टेंसेस ऑफ एलिट्रेशन। पहला जो है आपकी फर्स्ट लाइन में ही है, जब वो बोलते हैं मेमोरी कम्स माय मदर, तो मेमोरी माय मदर, इसमें M साउंड का रिपीटेशन हुआ है जो कि इन 3 वर्ड के बिगनिंग साउंड है। ठीक है, M साउंड का रिपीटेशन है। देन वी हैव डार्लिंग ड्रीमर्स इन दी थर्ड लाइन, डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स में D साउंड रिपीट हुआ है, so this is the second instance of alliteration in the third stanza। The next and the last poetry device which has been used here is onomatopoeia। इसमें भी onomatopoeia जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो ऑडियो एनहेंसिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है जैसे कि वो साउंड होता है। तो यहाँ पे वो वर्ड कौन सा है? इट इज पैटर, राइट। ये वर्ड जो है इफ यू वुड हैव नोटिस ये इनिशियल 2 स्टैंजाज में भी ऑकर किया है, और यहाँ भी जो ओनोमोटोपिया यूज हुआ है वो पैटर में हुआ है। फाइन। सो विद दिस वी कंक्लूड द स्टैंजाज एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम। ठीक है, आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है, आप नोट कर लीजिए।
I'll step aside, then we'll move on to the questions which can be asked based on this stanza. Okay? Let's now discuss questions based on the last stanza. The first question which can be asked is, what does the poet like to do when it rains? Poet को क्या पसंद है करना जब बारिश होती है? The answer to this can be, the poet likes to blissfully lay down in his bed when it rains and listen to the sound of the raindrops falling on the roof of his cottage bedroom. Blissfully मतलब happily, ठीक है? तो पोएट को पसंद है अच्छे से अपने बिस्तर पे लेट जाना अपने कॉटेज बेडरूम के बिस्तर में, ठीक है, और बारिश की बूंदों की आवाज़ों को सुनना जब वो पड़ती हैं उनकी रूफ के ऊपर. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू पोएट? कौन सी एक इम्पॉर्टेंट मेमोरी है जो पोएट को याद आती है? हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू? और डार्लिंग ड्रीमर्स से पोएट किसको रेफर कर रहे हैं? सो द आंसर कैन बी, द मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड मदर is the single major memory that comes to the poet when he listens to the sound of the rain. She used to affectionately put him to bed and let him sleep till the dawn, thus ensuring that he complete his sweet dreams. ठीक है, वो अपनी मदर को याद करते हैं, ठीक है, जिनकी मेमोरी उनको आती है जब वो सुनते हैं बारिश की बूंदों की आवाज़ों को. उनकी मदर उनको अफेक्शनेटली प्यार से बेड में लिटा देती थी, ठीक है, और उनको सोने देती थी टिल द डे ब्रेक, टिल द डॉन, दस इंश्योरिंग कि उनकी जो स्वीट ड्रीम्स हैं वो पूरी हो जाएं. डार्लिंग ड्रीमर्स. अब ये सेकेंड पार्ट का आंसर है. डार्लिंग ड्रीमर्स refers to the poet and all other kids and siblings जो ड्रीम करते हैं और जिनको उनकी मदर प्यार करती हैं. So darling dreamers refers to the poet and all other kids and siblings who are loved by their mothers. Okay, because the term darling has been used. Fine. Now the last question, is the poet now a child? Is his mother still alive? क्या जो पोएट हैं कोर्स्किनी वो अभी भी एक बच्चे हैं और क्या उनकी जो मदर हैं वो अभी भी अलाइव है, वो अभी भी जिंदा हैं? द आंसर, द पोएट इज नाउ एन एडल्ट, नॉट अ चाइल्ड. हिज मदर इज नो लॉन्गर अलाइव. शी डाइड ईयर्स अगो, राइट, बिकॉज ईयर्स अगोन वाला टर्म उन्होंने यूज करा है तो उससे हमें पता चलता है कि उनकी डेथ जो है it happened years ago and she is no longer alive. Fine. So these were the questions which can be asked from the third stanza, and with this we conclude our poem, the third poem, Rain on the Roof, written by Coatskinny. I hope आपको poem की explanation, stanzas explanation and the questions that we have discussed based on each of the stanzas आपको सब समझ आया होगा. And if that is indeed the case, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और अपने व्यूज़ हम तक पहुंचाना ना भूलें वाया दी कमेंट सेक्शन. ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आते रहें रिगार्डिंग न्यू वीडियोज़ दैट वी अपलोड. Fine. So this was it from our end in this particular video. Thank you so much guys and take care.